जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया, उसको आगे लेके चलेंगे। चैप्टर 10 हमारा रिलेट करता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक कंपनी के पास अगर ज़रूरत के वक्त उसने पैसे इकट्ठे करने हों तो डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हैं। कल हमने इसमें स्टडी किया था, जो सोर्स ऑफ फाइनेंस वो था शेयर्स हमने कल डिस्कस करके वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक स्टेप आगे चलेंगे। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो है डेट। तो कल डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स डिस्कस किए थे। आज के इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट डिस्कस करेंगे। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए ये आज एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कुछ हिस्सा इसका हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और कुछ हिस्सा इसका फिर हम कल इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में से कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, पूछ लीजिए। शाबाश, 1 बाय 1 जी। आईपीओ और इंट्रोडक्शन का फ़र्क क्या है? इंट्रोडक्शन में एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर तो करवाया जाता है, जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं किया जाता। जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं किया, वो न्यू शेयर्स होते हैं जो आईपीओ में इशू किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन में एग्जिस्टिंग शेयर्स ही, जैसे कोई प्राइवेट था उसी को कन्वर्ट करके हमने लिस्टेड कर लिया, पब्लिक कर लिया, उसका स्टेटस ही चेंज हुआ। नहीं, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास ही रहते हैं। जैसे फर्ज कीजिए हम 3 शेयर होल्डर्स हैं, मिलके एक कंपनी बनाई, हमारे पास 1-1 मिलियन शेयर्स हैं, अभी प्राइवेट कंपनी है। हमने सोचा यार फ्यूचर में हमें मजीद इकट्ठे करने पड़ेंगे, हमारे पास तो जितनी जमा पूंजी थी लगा चुके हैं, तो फ्यूचर में अवाम से पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल अभी ही लिस्टिंग करवा लेते हैं इसको, जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी ना, उस वक्त हमें दोबारा ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा, काम सारा तैयार होगा, हम सिर्फ ऑफर करेंगे। तो अब एग्जिस्टिंग 3 मिलियन ही हमने स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट करवाए, तो हमारे जो लिस्टिंग 3 मिलियन ही की होगी, वो वही 3 मिलियन है जो एग्जिस्टिंग है, जो नया इशू हुआ है वो नहीं। यह है इंट्रोडक्शन, यानी हमने मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में इंट्रोडक्शन ले लिया, हमारे इंट्रोडक्शन हो गया मार्केट में। ठीक है, ये सेम होगा वही। हाँ, इसके बाद फर्ज कीजिए अगर मजीद शेयर इशू करते हैं आप, 7 मिलियन मजीद शेयर इशू करना है, तो वो जब जनरल पब्लिक को इशू करेंगे वो आईपीओ होगा। और की क्वेश्चन? अंडर राइटिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट करते हैं, अगर हमारे शेयर जो हमने इशू करने हैं जनरल पब्लिक ने ना उठाए, यानी ना बाय किए, तो फिर जो जितने शेयर उन्होंने ना बाय किए उतने अंडर राइटर एग्री करता है कि वो बाय करेगा। हाँ जी बिल्कुल, वो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट बैंक होता है नॉर्मली। ठीक है, वो गारंटी देता है कि अगर जनरल पब्लिक ने शेयर्स ना उठाए तो मैं ये शेयर बाय कर लूंगा। ठीक है, वो फिर इसके बदले में इसको, उसमें इसका इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इंश्योरेंस कंपनी वाले गारंटी देते हैं अगर आपके खुदा ना खास्ता गोदाम में आग लग गई तो जितना सामान जला हम पैसे देंगे। इसमें इंश्योरेंस वालों को क्या फायदा? हाँ, प्रीमियम पे अंडर राइटर को भी कमीशन मिलता है जो ये गारंटी देता है। और अगर कभी फर्ज कीजिए फर्क आ भी जाए तो फिर अंडर राइटर वो शेयर खुद बाय करता है। अच्छा, बाय करने के बाद फिर अपने पास रख लेता है, बाद में कंपनी के हालात बेहतर होते हैं, शेयर प्राइस इंक्रीज होती है तो वो बेच देता है। तो कंपलसरी नहीं है, जैसे इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इंश्योरेंस करवाएं अपने बिजनेस, चाहे ना करवाएं। उसी तरह अंडर राइटिंग भी करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर अंडर राइटिंग नहीं करवाएंगे थोड़ा सा फेयर रहेगा कि अगर जनरल पब्लिक ने पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया ना, आपका प्रोजेक्ट उधर ही फारग। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, नहीं, वो उसके अपने पास रहेंगे क्योंकि वो आगे कंपनी को दे चुका होगा। अंडर राइटर जो पैसे लेगा फिर बाद में सब्सिक्वेंटली शेयर बेच के उसके अपने पास रहेंगे। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब होम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज भी हैं, कुछ क्वेश्चन भी है। पहला, विच टाइप ऑफ शेयर होल्डर रिसीव ए फिक्स डिविडेंड रेट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में फर्क क्या है? ऑर्डिनरी का डिविडेंड फिक्स नहीं होता, शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होता है। अच्छा, ऑर्डिनरी में और प्रेफरेंस में सिमिलैरिटी क्या है? फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है।
दोनों इक्विटी है। और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कंसेप्ट बताया जो हमारे किसी फ्यूचर के चैप्टर में काम आता हो। कल दोनों को डिविडेंड मिलता है आगे, दोनों का जो डिविडेंड होता है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए, वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। ये असूल जहन में रखिएगा। ये जब नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहुंचेंगे ना, तो टैक्स की एडजस्टमेंट जहन में रखिएगा। शेयर्स में नहीं होनी, चाहे ऑर्डिनरी शेयर है चाहे प्रेफरेंस शेयर्स है। और डेट के केस में होगी, चाहे वो बैंक लोन हो चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे बैंक लोन हो चाहे इंटरेस्ट के केस में टैक्स एडजस्टमेंट होगी, चाहे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो चाहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो। डिविडेंड के केस में टैक्स एडजस्टमेंट नहीं होगी, चाहे डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर हो चाहे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन कौन सा टाइप ऑफ रिटर्न अर्न करते हैं? बोनस इशू, राइट इशू, नहीं बोनस राइट नहीं, डिविडेंड एंड चेंज इन शेयर प्राइस। अच्छा, चेंज इन शेयर प्राइस को ना कभी कभार हम टर्मिनल वैल्यू बोल देते हैं। टर्मिनल वैल्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टर्मिनेशन यानी एट द एंड शेयर को सेल करें तो जो पैसे आते हैं ना, ये वो चीज होती है। ठीक है, तो दो तरह के रिटर्न होते हैं। डिविडेंड वो एनुअल मिलता है। अच्छा, प्रैक्टिकली डिविडेंड इंटरम भी होता है, फाइनल भी होता है। फाइनेंस में आपने एज्यूम करना है कि जब तक वो साइलेंट है, और अक्सर साइलेंट ही रहेगा, वो कौन सा डिविडेंड हुआ करेगा? फाइनल डिविडेंड। शाबाश, सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए वो हमें एज्यूम करवाता है कि ये फाइनल डिविडेंड ही है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, देखिए कंसेप्ट से कंसेप्ट निकलता है। मैं बहाने से ना दिखने को नजर आ रहा होगा आपको मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बैक एंड पे ना अपना जो चैप्टर 11 और कुछ दूसरे फ्यूचर के चैप्टर्स हैं उनके कंसेप्ट्स न्यूमेरिकल जो है वो बिल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे वो बोल रहा है कि जी दो तरह का मिलता है, डिविडेंड और चेंज इन शेयर। चेंज इन शेयर प्राइस का मतलब क्या है कि आज शेयर मैंने अगर 100 रुपए का लिया, उसकी फेस वैल्यू 100 है, जो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसकी मार्केट वैल्यू 125 हो गई, तो वो 25 रुपये भी तो मेरा प्रॉफिट है। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, एक टर्म बोली जाती है, एक प्रेफरेंस शेयर में ऑर्डिनरी शेयर में एक डिफरेंस आई कैप ने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल ये क्या फर्क है? ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा इरिडीमेबल हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में भी रिडीमेबल में भी इरिडीमेबल। ध्यान में रखिएगा, ऑर्डिनरी जी रिडीमेबल डेट होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी होता है, प्रेफरेंस शेयर भी होता है। बल्कि अगली बात अब आपने शेयर में, वरना ऐसी बात आप उछल पड़ेंगे अगली बात सुन के। ये प्रेफरेंस शेयर ना सिर्फ ये कि रिडीमेबल होता है, बल्कि वो कन्वर्टेबल भी होता है। ये पता है आपको? तो आप तो कह रहे थे कि प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल नहीं होता। रिडीमेबल भी, हाँ, प्रेफरेंस शेयर दोनों होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर एक ही होता है। ऑर्डिनरी शेयर इरिडीमेबल, लिख लें, ऑर्डिनरी शेयर इरिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी इरिडीमेबल भी। अच्छा, तो मुझे बताइए, मैं कुछ टर्म्स बोलने जा रहा हूं, आपने मुझे बताना है इन टर्म्स से आपको वाकफियत है कि नहीं। रिडीमेबल एट पार, पार वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, अब अगर मैं कहीं पे कोई फेस वैल्यू आपको ना बताऊं, तो आपने वही एज्यूम करना है जो आई के आपने अपनी किताब में लिखा हुआ है, 100 रुपीज, 100 रुपीज। अच्छा, नहीं, वो फेस वैल्यू डिफरेंट होती है, डिफरेंट शेयर की डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एज्यूम करना है 100 है। रिडीमेबल आपने वैल्यू बताते जाना है, रिडीमेबल एट पार कितने में रिडीम होगा? 100। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम 100। रिडीमेबल एट 20% डिस्काउंट 80। अच्छा, इशूड एट डिस्काउंट 10%, 90 पे इशू हुआ है, इशू रिडीम नहीं हुआ।
इशू हुआ है 90, इशूड एट 10% redeemable at premium of, issued at discount of 10% redeemable at premium of 10%, इशूड 90 पे redeemable 110 पे। अब अगर क्वेश्चन के अंदर ये रिडीमेबल इशूड के अल्फाज एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट आएगा, समझ लेंगे? पक्की बात है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, विच मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फाइनेंसिंग? स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फाइनेंसिंग के लिए कौन सा? प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है जी। अच्छा, और इनमें से कौन से वाला ऐसा है जो कि फाइनेंसिंग के लिए सूटेबल है ही नहीं? ना बड़ी फाइनेंसिंग के लिए छोड़े, बोनस इशू। शाबाश शाबाश। क्वेश्चन 4, व्हाट डज AIM स्टैंड फॉर? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? स्मॉल कंपनीज, बिजनेसेस के लिए फाइनेंस रेज करना। करेक्ट। 5, इन विच मेथड इज कैश नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी? बोनस इशू। IPO में तो नहीं होता। स्टेट 2 फीचर्स ऑफ शेयर्स। शेयर के फीचर्स क्या हो? प्रीएम्प्टिव राइट है, इरिडीमेबल है, डिविडेंड वेरी कर सकता है, डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, प्रीएम्प्टिव राइट होता है। बिल्कुल ठीक है। ये 2 पूछे थे हमने, 3-4 बता दिए थे। डिफरेंशिएट बिटवीन इशुएंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट। इशुएंस कॉस्ट पूछ रहा है, इशू करने की कॉस्ट किसकी ज्यादा है? इक्विटी की। डेट की कम होती है, क्योंकि इक्विटी के केस में ज्यादा अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होती हैं, प्रोसेस लेंथी होता है। डिफरेंशिएट बिट। अच्छा जी, व्हाट इज 8, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट? स्मॉल कंपनी फाइनेंस। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ 2। अच्छा, ये इत्तेफाक से जो एग्जांपल्स आ रही है 2 for 5, 2 for 5 की है, लेकिन ये ना समझिएगा हमेशा यही होता है। वो कभी 1 for 3 भी कह सकता है, कभी 4 for 7 भी कह सकता है, उसकी मर्जी है। तो कंसेप्ट क्या? 2 for 5 का मतलब क्या है? जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसको 2 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है। 10, कंपनी A is considering an IPO to raise funds for its expansion plans. Outline the steps they need to take for the IPO process and discuss the role of various parties involved such as issuing house. प्रोसेस क्या होता है? सिंपल आंसर देना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? प्राइस सेट की जाती है। कंपनी किसके साथ मिलकर प्राइस सेट करती है? ब्रोकर के साथ। फिर उसके बाद क्या करते हैं? शेयर नॉर्मली है कि इशूइंग हाउस को कोई इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है ये बाय कर लेता है। लाजमी नहीं है इशूइंग हाउस बाय करे, लेकिन अमूमी तौर पे वो दरमियान में एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ जाती है, बाय कर लेता है, और फिर उसके बाद जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं। देखिए, लीगली और भी स्टेप्स हैं, ये कंप्लीट स्टेप्स नहीं है, और भी पार्टीज इन्वॉल्व होगी। हमने सिर्फ फाइनेंस और अपने सिलेबस की हद तक इसको डिस्कस किया है। ठीक है, हमने इसके लीगल इम्प्लीकेशन को डिस्कस नहीं किया, वरना शेयर इशू करने की लीगल इम्प्लीकेशन आपको पता है, लॉ में पूरा चैप्टर है। तो हम सिर्फ यहाँ पे इसको ब्रीफ डिस्कशन अपने सिलेबस और अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट की हद तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 11, फर्म बी नीड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट। स्मॉल को ज़हन में रखिएगा, स्मॉल उसने बोला और न्यू प्रोजेक्ट है। डिस्कस प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ऑप्टिंग फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं, और क्विकर है, चीपर है, लेस डिस्क्लोजर, और डिसएडवांटेजेस क्या है? एक ही बंदा अगर हैवी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका कंट्रोल बिल्ड हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है, उसकी फिर बाद जो प्रोजेक्ट में चेंजेस करनी होती है उससे फिर अप्रूवल लेनी पड़ती होती है। नेक्स्ट, फर्म डी इज कंसीडरिंग ईदर ए राइट इशू और ए बोनस इशू। असेस द इंपैक्ट ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट फॉर बोथ ऑप्शंस। राइट, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों इंक्रीज होंगे। बोनस इशू में रिजर्व की कैपिटलाइजेशन होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज सेम रहते हैं जैसा पहले थे। करेक्ट। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें, वरना आगे चले। कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट, डेट का मतलब क्या है? डेट मींस बोरोइंग मनी इन एक्सचेंज फॉर इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट को अंडरलाइन कीजिए कि आपने मनी को बारो किया इंटरेस्ट के बदले में, यानी बदले में आप इंटरेस्ट देंगे।
ठीक है, और इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। डेट में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म कौन सा होता है? जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट। और लॉन्ग टर्म कौन सा है? बैंक लोन। बैंक लोन नॉर्मली तब टर्म बोली जाती है जब लॉन्ग टर्म 3 साल 5 साल का लोन लिया हो बैंक से। अगर रनिंग फाइनेंस लिया हो ना, रनिंग फाइनेंस, ओवरड्राफ्ट, वो बैंक ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस कहलाता है, शॉर्ट टर्म है। अच्छा बताइए किसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं? दोनों के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। शाबाश शाबाश। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, अच्छा डेट में भी रिडीमेबल, डेट रिडीमेबल भी हो सकता है, इरिडीमेबल भी हो सकता है। ठीक है, डेट इरिडीमेबल कैसे? इरिडीमेबल डिबेंचर्स, एक मिनट, इरिडीमेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? डिबेंचर को ना हम बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, वो अमेरिकन लैंग्वेज में थोड़ा टर्मिनोलॉजी बात का डिफरेंट हो जाती है। जैसे स्टॉक आप बोलते हैं ब्रिटिश बुक्स के अंदर इन्वेंट्री को, लेकिन अमेरिकन बुक्स अगर अकाउंटिंग की आप देखें ना, उसमें स्टॉक शेयर्स के लिए भी टर्म यूज़ होती है। स्टॉक शेयर्स के लिए भी याद रखिएगा, यहाँ पे शायद किसी क्वेश्चन में आए भी। तो इन्होंने पूछा इरिडीमेबल डेट की एग्जांपल, इरिडीमेबल डेट की एग्जांपल है इरिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल होते हैं ना। और कोई क्वेश्चन? अब भाई पूछे क्वेश्चन आपसे, हाँ रिडीमेबल डेट की एग्जांपल बताइए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं, रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे तो वो तो डेट से निकल के शेयर में चले जाएंगे, शेयर में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा कोई स्टूडेंट बता सकता है अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें यानी कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करें, तो डेट रिडीमेबल हो या इरिडीमेबल हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इरिडीमेबल का ना क़यामत तक इंटरेस्ट मिलता रहता है, थ्योरेटिकली इरिडीमेबल मतलब ये ना, इरिडीमेबल क्या फर्क है इरिडीमेबल और रिडीमेबल में? इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए बहुत रेलिवेंट है। अच्छा आप जरा सुनिएगा और समझ आ जाए तो मुझे बताइएगा। इरिडीमेबल सिक्योरिटी होगी। अच्छा सिक्योरिटी में और शेयर्स में फर्क पता है किसी को? सिक्योरिटीज की टर्म बोली जाती है शेयर और डिबेंचर्स दोनों के लिए, शेयर डिबेंचर दोनों के लिए लफ्ज सिक्योरिटीज बोला जाता है। जब कोई कंसेप्ट दोनों में अप्लाई होता है ना, तो हम ये नहीं कहते दिस कंसेप्ट शैल अप्लाई ऑन शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर्स, हम कहते हैं दिस कंसेप्ट शैल अप्लाई ऑन सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटी इरिडीमेबल हो तो परपेचुइटी का फार्मूला लगेगा, रिडीमेबल हो तो एन्युटी का फार्मूला लगेगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब बताएं इरिडीमेबल में और रिडीमेबल होने में फर्क है कि नहीं? कि जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इरिडीमेबल की परपेचुइटी का फार्मूला लगेगा, रिडीमेबल की एन्युटी का नहीं समझ आई आपको? कोई मसला नहीं, गोली मारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं था, ये अगले चैप्टर में देखेंगे, फिर देखेंगे। परपेचुइटी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे चल के फार्मूला सिर्फ बदलना है, सिर्फ फार्मूला बदलेगा। आपने केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि ये इरिडीमेबल है कि रिडीमेबल है, और अपने जहन में रखना है इरिडीमेबल है तो फार्मूला कुछ और होगा, रिडीमेबल है तो फार्मूला कुछ और होगा। क्या होगा वो बाद में पढ़ना है। अवेलेबिलिटी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ डेट। अच्छा एक चीज और मिल गई, अब बात हो ही रही है तो रिडीमेबल में सवाल पूछे पहले आप। आंसर दोनों से सेम नहीं आएगा। एन्युटी का फार्मूला तब लगाते हैं जब वो कैश फ्लो एंड में जाके कहीं पे खत्म होने होते हैं,
परपेचुटी का मतलब है हमेशा चलते रहेंगे, सेम नहीं आएगा, फार्मूला सेम नहीं होगा। लिखें, इरिडीमेबल और रिडीमेबल का फार्मूला कभी सेम नहीं होगा। मैं परपेचुटी और एन्युटी में आप कंफ्यूज हो रहे हैं शायद, उसको छोड़ दें, लेकिन इतना तो लिख लें कि इरिडीमेबल और रिडीमेबल का फार्मूला सेम नहीं होगा। आज के लिए इतना काफी नहीं है, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है, इतना काफी है। क्या मिक्स हो गया है सारा? एक मिनट है, वापिस आ जाए। डेट में बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ये समझ आया आपको? रिडीमेबल डेट कौन सा होता है? जो 5 साल 7 साल के बाद वापस करना होता है। इरिडीमेबल डेट कौन सा होता है? जो कभी भी वापस नहीं करना, कंपनी ने कभी भी वापस, उसके बदले में हमेशा इंटरेस्ट पे करती रहेगी कंपनी। रिडीमेबल और इरिडीमेबल फर्क समझ आ गया? क्या ये शेयर में कन्वर्ट हो सकता है? यस। वो भाई इरिडीमेबल पे उनकी बस हो गई है, वो कन्वर्टेबल में ले गया तो वो तो कहेंगे सर जी बस। हालांकि मेरे जहन में था मैं कन्वर्टेबल भी, आपने पहले भी शायद लफ्ज बोला था तो मैं पिक करके मैं समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने फैसला किया नहीं, वो अगले चैप्टर में देखेंगे। रिडीमेबल इरिडीमेबल समझ आ गया कि नहीं आ गया? पक्की बात है। रिडीमेबल क्या होता है? रिडीम मतलब रिटर्न करना। रिडीमेबल मींस रिटर्नेबल। जो डेट आपने, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, अगर तो कंपनी अपने उन डिबेंचर होल्डर को, जिनको डिबेंचर इशू किए हैं, कंपनी उनको कहती है 5 साल बाद आके डिबेंचर दे देना, सारे पैसे ले जाना, तो ये डिबेंचर कौन से हुए? रिडीमेबल। और ये कब रिडीम होंगे? आफ्टर 5 ईयर्स। और अगर कंपनी कहे डिबेंचर इशू कर रही हूं, खरीद लो, लेकिन जब तक मैं हूं डिबेंचर वापस नहीं होंगे, इनके बदले में इंटरेस्ट मिलता जाएगा। इंटरेस्ट लेते जाना, तुम लोग इंटरेस्ट लेते जाना। हाँ, जब कंपनी वाइंड अप होगी पैसे तभी मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। ऐसे डिबेंचर्स को क्या कहते हैं? इरिडीमेबल। कुछ समझ आई आपको? इरिडीमेबल, बस इतना ही है। वो आगे एन्युटी परपेचुटी तो वो तो आते कोई और बात थी, वो इसका इससे ताल्लुक नहीं था, उसको इग्नोर मारे। ओके, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ डेट। डेट कौन सा, शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए? रिडीमेबल, इरिडीमेबल, बहुत सी टाइप्स के होते हैं ना डेट बताइए कितनी टाइप्स का हो सकता है? बैंक लोन हो सकता है, और डिबेंचर्स हो सकते हैं। डिबेंचर्स हैं तो रिडीमेबल हो सकते हैं, इरिडीमेबल हो सकते हैं। ये है डिफरेंट डेट्स की ऑप्शन। शेयर की तो 2 ही ऑप्शन थी ना, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। हाँ, प्रेफरेंस शेयर के आगे मजीद 2 ऑप्शंस थे, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। डेट में कितनी ऑप्शन है? एक बैंक लोन और दूसरी क्या है? डिबेंचर। डिबेंचर्स के आगे मजीद 2 ऑप्शंस हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। शाबाश, ये समझ आ गया आपको? ये समझ आया कि नहीं आया? पहले क्या बताया था? हाँ, तो वही तो कंसेप्ट इधर भी है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स कंसेप्चुअली सेम है। आगे चलते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ डेट। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा डेट आपको चूज करना चाहिए? बहुत से बैंक लोन की तरफ जाएं कि डिबेंचर की तरफ जाएं? डिबेंचर में रिडीमेबल की तरफ जाएं, इरिडीमेबल की तरफ जाएं? कौन सा? ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, आपने इसको पढ़ते हुए कंपनी बन के सोचना है, इन्वेस्टर या इंडिविजुअल बन के नहीं सोचना, वो कंसेप्ट उलट हो जाएगा। कंपनी बन के सोचना है आपने। अवेलेबिलिटी, सम ऑप्शंस आर अवेलेबल ओनली फॉर सर्टेन कंपनीज, फॉर एग्जांपल ओनली लिस्टेड कंपनीज कैन मेक पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अब जनरल पब्लिक को इशू करने हैं कि नहीं करने? जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने हैं कि नहीं करने? याद रखें, शेयर्स भी जनरल पब्लिक को इशू हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। तो अगर तो आपकी कंपनी लिस्टेड है, आपके पास ज्यादा ऑप्शन है, आप डिबेंचर जनरल पब्लिक को भी इशू कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो फिर जनरल पब्लिक को आप डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो पहला तो अवेलेबिलिटी के कुछ ऑप्शंस कुछ फर्म्स के लिए अवेलेबल हैं, कुछ के लिए अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल क्या दी उसने कि हाँ जनरल पब्लिक को डिबेंचर इशू करना लिस्टेड कंपनी के लिए अवेलेबल है, अनलिस्टेड के लिए अवेलेबल है। दूसरा एग्जांपल ड्यूरेशन करा, इफ लोन इज ऑब्टेन टू फाइनेंस ए प्रोजेक्ट इट्स रीपेमेंट शुड मैच द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। इसके साथ स्टेरिक मार्क कर दें और अब ब्रैकेट में लिख दें चैप्टर 16। चैप्टर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर लोन ऑब्टेन किया है ना तो जो उसकी रीपेमेंट हो किसी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे चैप्टर 16 है हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, उसमें बाज़ औक़ात वो कहता है कि आपने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है लोन लेके, तो कह रहा है बिल्कुल सिंपल, आपने लोन कितने अरसे के लिए लेना है? जितने साल का प्रोजेक्ट हो उतने साल के लिए, ताकि उधर से उस लोन से पैसे लेके प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और हर साल प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा निकाल के लोन रीपे कर दें। एक तरह से मैचिंग कंसेप्ट बन गया। तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है? बिल्कुल ये ज्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट की अर्निंग से ही लोन को रीपे कर दें, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए तो लोन लिया गया था। नेक्स्ट, फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट एग्रीड, यानी लोन आपने फिक्स रेट पे उठाना है कि फ्लोटिंग रेट पे। ठीक है, फिक्स रेट पे उठाना है तो स्टार्ट में ही रेट फिक्स हो जाएगा, बाद में 5 साल तक रेट फिक्स है, चाहे स्टेट बैंक 30% कर दे चाहे 10% कर दे, उधर फिक्स रहेगा। फ्लोटिंग रेट वेरीज ड्यूरिंग लाइफ टाइम डिपेंडिंग ऑन मार्केट रेट। फ्लोटिंग रेट डिफरेंट करता है, हर 2 महीने बाद स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी चेंज हुई, बेस रेट चेंज होते हैं, वो इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है। फिक्स रेट पे उठाएंगे ना, बैंक लिखता है कि 10%, एग्रीमेंट में लिखा जाता है 10%। फ्लोटिंग रेट पे उठाएंगे तो लिखा जाता है कि जो भी रेट मार्केट रेट होगा उसके ऊपर। किसमें रिस्क ज्यादा है? फ्लोटिंग में रिस्क ज्यादा है। हाँ, पाकिस्तान में वैसे ही बढ़ने का रिस्क। शाबाश। फिक्स रेट फाइनेंस इज रिस्क फ्री बट मे बी मोर एक्सपेंसिव। कब मोर एक्सपेंसिव? जब ये ना हो हम फिक्स कर बैठे और बाद में मार्केट डाउन चली जाए। देखिए, दो धारी तलवार है ना ये, जाहिर है अब भी तो जा सकती थी। सिक्योरिटी एंड कोविनेंट। सिक्योरिटी का मतलब कि आपके पास कोई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है तो लोन मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। कोविनेंट का मतलब है कंडीशन, जो बंदा भी लोन देता है IMF की तरह ही लोन देता है, यानी अपनी शर्तें भी साथ मनवाता है। तो आप देखिए, कोविनेंट का मतलब वो शर्तें, क्या आप वो शर्तें पूरी करने के काबिल हैं? अगर वो शर्तें पूरी करने के काबिल हैं फिर आपको लोन मिलेगा, वरना नहीं। कह रहा है बोरिंग पावर ऑफ कंपनी में भी लिमिटेड, बोरिंग पावर कम हो सकती है कंपनी की ड्यू टू सिक्योरिटी एंड कोविनेंट रिक्वायरमेंट्स। किसी भी बैंक की जितनी ज्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होंगी, कोविनेंट रिक्वायरमेंट कंडीशंस होंगी, कंपनी की बोरोइंग एबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी, कम होती जाएगी रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी में भी इधर फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। ये तो आपने वो कंपनी लॉ में शायद पढ़ा होगा, कि किसी और सब्जेक्ट में भी पढ़ा है। फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फिक्स चार्ज होता है स्पेसिफिक एसेट के ऊपर, और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है? क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर। ठीक है, यानी जनरल कैटेगरी। जैसे अगर मैं कहूं इस AC के ऊपर आपका चार्ज है, ये कौन सा है? और अगर मैं कहूं इस क्लास के जितने भी AC हैं उन सब पे आपका चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है। ठीक है जी, तो ये हमारा फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्विकली एक दफा रिकैप करते हैं। अवेलेबिलिटी में क्या कह रहा है? कुछ ऑप्शंस किसी कंपनी के लिए अवेलेबल है, दूसरी कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है। ड्यूरेशन में क्या कह रहा है? लोन की ड्यूरेशन और जिस मकसद के लिए आपने लोन लिया है वो उसकी रीपेमेंट मैच करने चाहिए। फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या है? कि लोन फिक्स रेट भी हो सकता है, फ्लोटिंग रेट भी हो सकता है। अगर आप रिस्क को पसंद करते हैं तो कौन सा ऑप्शन उठाएं? फ्लोटिंग। और अगर रिस्क को पसंद नहीं करते, फिक्स। फिर कह रहा है सिक्योरिटी एंड कोविनेंट्स। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी एंड कोविनेंट्स रिक्वायरमेंट्स होंगी, बोरोइंग पावर उतनी ही
कम होती जाएगी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंसिंग। अच्छा, इस चैप्टर में जगह जगह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आएंगे। असूल सुन लीजिए। अगर तो किसी जगह उसने देखें एज टीचर जो मेरे लिए एडवांटेज की बात है वो शायद आपके लिए एज स्टूडेंट एडवांटेज की बात ना हो। एज टीचर मेरे लिए एडवांटेज की बात क्या है कि मैं क्लास में कम क्वेश्चन डिस्कस करूं, आपको होम असाइनमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन दे दूं ताकि मेरी क्लास की ड्यूरेशन कम हो जाए, जल्दी छुट्टी हो, मैं घर चला जाऊं। लेकिन आपका होम घर में बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। ये मेरे लिए एडवांटेज है, आपके लिए डिसएडवांटेज है। इसी तरह हो सकता है आपके लिए जो एडवांटेज हो मेरे लिए डिसएडवांटेज हो। आपके सर 5 क्वेश्चंस हैं हमने करने हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, चले आप ऐसा कीजिए 3 क्वेश्चन क्लास में करवा दें, 2 क्वेश्चन हम घर में कर लेंगे। अब ये मेरे लिए डिसएडवांटेज है, मुझे खपना पड़ेगा, क्लास की ड्यूरेशन भी ज़्यादा, बोलना पड़ेगा, आप तो स्कूल से बैठ के सुन रहे हैं। मेरे लिए आपके लिए एडवांटेज है, चलो क्लास में सारी प्रैक्टिस हो गई, घर जाके कम प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ऐसे ही है। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कुछ चीज़ें दोनों के लिए एडवांटेज वाली है, दोनों चीज़ लिए डिसएडवांटेज की भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। अब सुन लीजिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज में अक्सर वो दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा। लोन लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लोन देने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लोन लेने वाली होती है कंपनी और लोन देने वाले को कहते हैं इन्वेस्टर, क्योंकि वो बदले में कोई ना कोई रिटर्न हासिल कर रहा है। सुनिए असूल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पढ़ते हुए। अगर तो उसने कंपनी और इन्वेस्टर के एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर रहा है किसी भी टाइप के, अगर तो कंपनी और इन्वेस्टर उसने अलग-अलग डिस्कस किए हैं तो आपने कंपनी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ते हुए सिर्फ कंपनी बन के सोचना है कंपनी के साइड पे, और इन्वेस्टर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ते हुए इन्वेस्टर की साइड से सोचना है। लेकिन कुछ जगह पे उसने ये क्लासिफिकेशन नहीं की, सीधा ही एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दिए हैं, दोनों के अलग-अलग नहीं किया। इसका मतलब पता क्या होगा कि एडवांटेजेस में कंपनी के एडवांटेजेस भी आ रहे होंगे, इन्वेस्टर्स के भी। इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो कंपनी के लिए नुकसान की बात है, उसने एडवांटेजेस में क्यों लिखी हुई है? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बस उसने मिक्स कर दिया। फिर डिसएडवांटेज में आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो कंपनी का एडवांटेज है, तो उसने डिसएडवांटेज में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अमूमी तौर पे एक का एडवांटेज दूसरे का डिसएडवांटेज होता है। और इवन इसमें भी अगर आप सिर्फ एक हिस्सा पढ़ ले तो दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे सही हम, जरूरत क्यों नहीं है? एक का एडवांटेज उसका डिसएडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज इसका एडवांटेज। तो स्टार्ट करें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले है फॉर कंपनी। अब हम कंपनी बन जाना है, अब इन्वेस्टर नहीं बनना, आपने कंपनी बन जाए। बन गए कंपनी। एडवांटेज क्या है? चीपर एज टैक्स डिडक्टेबल। एग्री करते हैं? करते हैं तो टिक लगाएं साथ। टिक लगाएंगे तो मुझे समझ आएगी कि आपको समझ आ गया है, ताकि गवाही रहे कि ये आपको समझ। टैक्स डिडक्टेबल है ना, इसका मतलब है इसमें टैक्स डिडक्शन होगी, टैक्स डिडक्शन होगी। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भूलना जाइएगा। ये ना हो कि आप इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर टैक्स डिडक्शन ना करें और डिविडेंड के ऊपर कर दें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में ऐसा ही करेंगे ना आप? फिर क्या करेंगे? हाँ जी, जब आपने इंटरेस्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टैक्स की डिडक्शन करनी है। डिविडेंड की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टैक्स डिडक्शन नहीं करनी, क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है, डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। आगे चलते हैं। चीपर है, चीपर हो गया ना, क्योंकि जब डिडक्शन होगी कॉस्ट कम आएगी। नो वोटिंग राइट्स। जो डेट लेता है उसको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, वो तो शेयर्स वाले को मिलेंगे, शेयर में भी बल्कि ऑर्डिनरी शेयर वाले को मिलेंगे। कंपनी के लिए फायदा है कि नहीं है? डिसीजन मेकिंग पावर शेयर नहीं हो रही किसी के साथ। लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट। कंपनी धड़ाधड़ कमा रही, बेतहाशा कमा रही है, 50%, 60%, 70%, लेकिन इंटरेस्ट कितना दे रही है? वैसे। लेकिन अगर शेयर होते तो फिर उसके लिहाज से पे करना पड़ता। तो समझ आ रहा है कि हाई प्रॉफिट है ना जब लिमिटेड पेमेंट है, लिमिटेड पेमेंट। फिर लो इश्यूएंस कॉस्ट। इश्यूएंस कॉस्ट लो, तो पढ़ चुके हैं ना, लीगल रिक्वायरमेंट कम होती।
डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी टू बी प्रोवाइडेड, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, शेयर्स में नहीं करनी पड़ती। पेमेंट इवन इन लॉस और लो प्रॉफिट्स, अगर लॉस है लो प्रॉफिट है तब भी पेमेंट। अच्छा एक तरफ कह रहा था हाई प्रॉफिट, खुश हो रहा था, हाई प्रॉफिट होगा मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, ये प्लस है। और अगर प्रॉफिट कम हो तो फिर उतने पैसे देने पड़ेंगे, ये तो नुकसान की बात होगी उसके लिए। लिक्विडेटर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, अगर नॉन पेमेंट डिविडेंड पे ना करें मसला कोई नहीं है, घर की बात है, लेकिन अगर डेट पे इंटरेस्ट पे ना करें, वो जिन लोगों ने पैसे लेने हैं वो अगर कोर्ट में रुजू कर ले, आपने कैफ 7 कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, वो 1 लाख रुपया किसी को देना हो ना, अगर 1 लाख लॉ ने बताया और आप उसे ना दे, वो कोर्ट में जाके अप्लाई कर दे, वो आप लिक्विडेटर पॉइंट ऑफ कंपनी खत्म हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपने पेमेंट वगैरह टाइम पे ना की, लिक्विडेटर पॉइंट हो जाएगा, कंपनी गई। हायर रैंकिंग ऑफ पेमेंट ऑन लिक्विडेशन, अगर लिक्विडेशन होगी तो डेट की पहले बारी आएगी, कंपनी के शेयर होल्डर की बारी बाद में आएगी। कंपनी के लिए फायदे की बात है कि नुकसान की? इसीलिए डिसएडवांटेजेस में भी है, यही है। फर्दर बोरोइंग पावर रिड्यूस, जितनी ज्यादा बोरोइंग करते जाएंगे उतनी रेटिंग कम होती जाएगी, सिक्योरिटी उतने ही लोन कम देंगे। आईएमएफ से जिस कंट्री ने ज्यादा लोन लिया हुआ है, आईएमएफ उसको मजीद ज्यादा लोन देगा कि उसको मजीद कम लोन देगा? कम लोन देगा। जितना ज्यादा आप लोन उठाते हैं आपकी बोरोइंग पावर, मजीद बोरोइंग पावर का मतलब है मजीद लोन कितना ले सकते हैं आप, वो कम होती जाती है। सब कुछ गिरवी रखा दिया, अब क्या रह गया? एक दो चीजें हैं उनकी तरफ अभी आपकी नजर नहीं गई, वो गिरवी रखाई जा सकती है। क्या? हाई गियरिंग, हाई रिस्क, हाई गियरिंग, इसके साथ अंडरलाइन भी कर लें, स्टेरिक मार्क भी कर लें, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत अहम। गियरिंग का मतलब क्या होता है? गियरिंग रेशो क्या मतलब होता है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी नहीं है, क्विक रेशो है। गियरिंग रेशो क्या है? हाँ जी, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, डेट से मुराद लॉन्ग टर्म डेट है, ये याद रखिए। इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें चैप्टर 15 वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वाला कंसेप्ट बिख रहे हैं ना भाई, एक का तार दूसरे से जुड़ा है, किसका किससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि उधर जाके आपको रिकॉल हो जाए। बताया हाई गियरिंग का मतलब क्या है? गियरिंग का मतलब क्या है? जितना ज्यादा डेट लेते जाएंगे गियरिंग हाई होती जाएगी। जो ज्यादा, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है लेवरेज्ड कंपनी, गियर्ड कंपनी। जिस कंपनी ने ज्यादा लोन लिया हो ना, ज्यादा लोन डेट, उसके लिए वर्ड होता है गियर्ड कंपनी, हाईली गियर्ड या हाईली लेवरेज्ड कंपनी। गियर्ड का लफ्ज ज्यादा मशहूर है। हाई गियर, जिस कंपनी की डेट ज्यादा होता जाता है उसमें रिस्क ज्यादा होता है। बताइए कैसे? रिस्क डिफॉल्ट का, कि वो डिफॉल्ट कर सकती है, डिफॉल्ट कर सकती है, ठीक है। हाई रिस्क, ये पता समझ आई? हाई गियरिंग कि जितने ज्यादा डेट उठाते जाएंगे आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। अच्छा चले यहाँ पे रुके, अगर इजाजत दें थोड़ी गपशप कर लो, भाई कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे। अच्छा, क्या हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं? एस्टीमेट मॉनेटरी टर्म्स में कर सकते हैं। क्या सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि रिस्क हाई है, रिस्क लो है, या ये भी कह सकते हैं रिस्क 2.3 है, रिस्क 1.2 है, इस प्रोजेक्ट का रिस्क 1.2 है, इस प्रोजेक्ट का रिस्क 2.3 है? कैलकुलेट हो सकता है? यस, इसका जवाब है कैलकुलेट हो सकता है, कैलकुलेट हो सकता है। इसका फार्मूलाज डिटेल है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सीफैप लेवल पे आप पढ़ेंगे। रिस्क जब कैलकुलेट होता है तो इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बीटा। बीटा 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 पता कैसे लगाते हैं? बीटा बीटा कैसे लगाते हैं? हाँ, बी की लिखे डंडी, बिल्कुल उसकी खींच दे, ऐसे ही, शाबाश। पहले डंडी खींच देते हैं फिर बी लिखते हैं, ये ऐसे, ये बीटा। बीटा ये है रिस्क, रिस्क बीटा।
ये ज़हन में रखिएगा, पहचान रखिएगा, जहां कहीं बीटा आ जाए इसका मतलब क्या है, रिस्क आ गया। वो कहेगा बीटा हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.1 टू 1.3। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वो सवाल पूछूं आपसे जो स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल लगता है, पूछूं? वो कैलकुलेशन भी होती है उसमें, आधा मुश्किल कैलकुलेशन में, आधा मुश्किल कंसेप्ट में। मैं सिर्फ कंसेप्ट वाला पूछ रहा हूं। एक कंपनी का बीटा इंक्रीज हो गया, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, नो इफेक्ट। कितने स्टूडेंट का इंक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, शाबाश। कितनों का ख्याल डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। ये किस वजह से? हाई गेयरिंग है, हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब बीटा हाई हो गया कंपनी का, हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाई गेयरिंग हाई रिस्क एक कंसेप्ट है, हाई रिस्क हाई रिटर्न दूसरा। जब रिस्क हाई होगा ना तो जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कहेंगे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तुम लोगों का रिस्क हाई है, डूब सकते हो, उन्हें फिर ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। तो ये जहन में रखिएगा, जब रिस्क हाई यानी बीटा इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज। ये चैप्टर 11 का कंसेप्ट अभी लिख लें। इफ बीटा इज इंक्रीज्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज। बीटा के साथ नीचे लिख दीजिए रिस्क, क्योंकि 2 दिन के बाद भूल जाना आपको कि बीटा का मतलब क्या था। बीटा मतलब रिस्क। अगर रिस्क इंक्रीज हुआ, क्योंकि रिस्क इंक्रीज से रिटर्न इंक्रीज होता है ना, तो जो इन्वेस्टर करेगा ना वो हाई रिटर्न मांगेगा, हमें उसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वरना हम इन्वेस्ट नहीं करेगा। चले वापिस आ जाए। फॉर इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर बन जाए, कंपनी को छोड़े गोली मारे, अब इन्वेस्टर बन गए इन्वेस्टर। अब आपने पैसे देने हैं और आपको इंटरेस्ट मिलना है। एडवांटेजेस क्या है? नो रिस्क ऑफ वेरिएशन इन इनकम, फिक्स्ड रिटर्न आएगा, ये नहीं कभी कम कभी ज्यादा, कभी है ही नहीं, कोई चक्कर नहीं है। लिक्विडेटर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, अरे ये तो डिसएडवांटेज था, एडवांटेज में कैसे आ गया? हाँ, हम अब इन्वेस्टर, अब हमारे फायदे के लिए, वो हमारे लिए आया है लिक्विडेटर, कंपनी को बेच के हमें पैसे देगा। कंपनी के लिए डिसएडवांटेज है, हमारे लिए एडवांटेज है। सिक्योर्ड, अरे ये तो डिसएडवांटेज था, सिक्योरिटी टू बी प्रोवाइडेड, ये एडवांटेजेस में कैसे आ गया? वो हम इस वक्त इन्वेस्टर हैं, हमारे लिए सिक्योरिटी होना अच्छी बात है। कंपनी ने अगर पैसे वापस ना किए, सिक्योरिटी को बेच सकते हैं। हायर रैंकिंग ऑफ पेमेंट ऑन लिक्विडेशन, अरे ये तो डिसएडवांटेज में था, इधर कैसे आ गया? इन्वेस्टर है, क्योंकि अगर हमारा रैंक ऊपर होगा, कंपनी का नीचे होगा, शेयर होल्डर का, हमारे लिए प्लस है, उनके लिए नेगेटिव है। डिसएडवांटेज क्या? नो वोटिंग राइट्स, ये तो एडवांटेज में था, ये कंपनी के एडवांटेज में है, ये इन्वेस्टर के लिए। लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट्स, कंपनी के लिए एडवांटेज है, इसके लिए कि हाई प्रॉफिट होंगे। वो सोच रहा होगा इसको उधार दिया था, खुद लाखों करोड़ों कमा रहा है और मुझे ये सिर्फ इंटरेस्ट ही दे रहा है, खुद करोड़ों कमा रहा है, ये ऐसे सोचते होते हैं लोग। मेरी दुकान इतनी चला दी, इतनी चल गई इसकी है, अब तो ये लाखों में खेल रहा है, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ अगले महीने किराया बढ़ाने की बात करता हूँ, ऐसे होता है। तो लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट, इसके लिए टेंशन वाली बात होती है। हाई रिस्क इफ अनसिक्योर्ड, अगर अनसिक्योर्ड होगा तो रिस्क हाई है, इसका मतलब है डेट सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। प्रैक्टिस में ना अभी तो आपको कहा जाता है ना कि डेटर ओवरड्यू हो गए, प्रोविजन रिकॉर्ड कर दो 20%, 50%, 60%। प्रैक्टिस में ये भी देखा जाता है कि सिक्योरिटी है कि नहीं। सिक्योर्ड डेट के ऊपर परसेंटेज कम होती है, अनसिक्योर्ड डेट्स के ऊपर परसेंटेज ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। बताइए, बैंक ने लोन दिया होता है, बदले में अपने पास गिरवी चीजें रखवाई होती है ना। अगर पार्टी डिफॉल्ट करती है, वो प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते? वो देखते हैं सिक्योरिटी है कि नहीं। सिक्योरिटी सफिशिएंट हो तो फिर ज्यादा प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। फिर नीचे गेयरिंग को बता रहा है, ये इसको ध्यान में रखिएगा, ये कंसेप्ट आगे यूज होगा,
ठीक है, फ्रीक्वेंटली नहीं लेकिन 2-3 क्वेश्चन में यूज होगा। गियरिंग इज द रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी। यहाँ पे डेट से मुराद कौन सा डेट है? लॉन्ग टर्म लोन। ये ज़हन में रखिएगा, लॉन्ग टर्म है। वो बैलेंस शीट दी थी उसने, उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों थे, उसने दोनों को फिट कर दिया, हायर डेट मींस हायर गियरिंग रेशियो। इफ कंपनी इज हाईली गियर्ड इक्विटी फाइनेंस विल बी बेटर ऑप्शन। अगर कंपनी हाईली गियर्ड है ना, तुम लोगों को और लोन कोई नहीं देगा, अपने पैसे अरेंज करो। अगर ऑलरेडी आईएमएफ से बहुत ज्यादा पैसे ले लिए हुए ना, आईएमएफ नहीं और मजीद देगा, अपने सोर्सेज से अरेंज करने की कोशिश करो। लेकिन अभी दे रहा है, अभी इसका मतलब पता है कुछ दम कम है इधर। चले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट टाइप्स क्या है डेट इंस्ट्रूमेंट्स की? जी, हायर रैंकिंग वाला। हाँ, हायर रैंकिंग देखें, जब कभी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है ना, तो अपॉइंट होता है एक लिक्विडेटर। उस लिक्विडेटर का काम होता है कि कंपनी के सारे एसेट्स बेच के लायबिलिटी पे करे। लेकिन लायबिलिटी की तरतीब लगती है, लाइन लगती है प्रैक्टिकली, पहले किसको पे करना है, बाद में किसको करना है। इसकी एक तरतीब कंपनीज एक्ट में दी गई है, हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें वो गैस कीजिए सबसे पहले किसकी बारी आती है? प्रेफरेंस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के। सिक्योर्ड की फिर अनसिक्योर्ड की आगे पहले डेट के, सारे गलत। सबसे पहले बारी आती है गवर्नमेंट ड्यूज की, जो गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, सबसे पहले वो क्लियर किए जाते हैं। उसके बाद फिर सिक्योर्ड की बारी आती है, डेट क्रेडिटर में से सिक्योर्ड की, फिर अनसिक्योर्ड की, फिर उसके बाद शेयर होल्डर की बारी आती है, पहले प्रेफरेंस की, फिर अगर बचे तो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की। तो यही वो कह रहा है कि अगर आपने डेट लिया हुआ है ना, तो जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो आपकी रैंकिंग यानी आपकी बारी पहले आएगी शेयर होल्डर की निस्बत से। गवर्नमेंट सारा कुछ खत्म हो गया तो खत्म, कुछ भी नहीं मिलना, फिर कुछ भी नहीं मिलना। आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए थी ना। ठीक है जी, नेक्स्ट और की क्वेश्चन। अच्छा, अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है पीस ऑफ पेपर। यानी डेट में बैंक लोन के लिए इंस्ट्रूमेंट का वर्ड यूज नहीं होता। ये जो डिबेंचर बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, इनके लिए इंस्ट्रूमेंट का वर्ड यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब यूज होता है सिक्योरिटीज के लिए, सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि कंपनी के पास कितनी ऑप्शंस हैं। डेट के जरिए बैंक के अलावा पैसे करने हैं इकट्ठे कंपनी ने। कंपनी डेट में डिफरेंट ऑप्शन होती है ना। एक ऑप्शन है बैंक से लोन ले लें, यहां पे उसका जिक्र नहीं कर रहा, वो बाद में करेगा। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटर्न पीस ऑफ पेपर। आपने पढ़ा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो रिटर्न पीस ऑफ पेपर होते हैं। तो जब आप रिटर्न पीस ऑफ पेपर के जरिए किसी से वादा करते हैं कि कुछ अरसे के बाद आप उसे पैसे दे देंगे, उसके लिए वर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट टाइप्स है। एक है कमर्शियल पेपर, लोन, नोट्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है सिर्फ, न्यूमेरिकल में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ वो आपसे डिबेंचर और बॉन्ड्स को कहेगा एक ही चीज है, और नॉर्मली डिबेंचर वर्ड यूज करेगा। लेकिन थ्योरेटिकली डिफरेंट आपको कंसेप्ट्स बता रहा है। पहला कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर कहते हैं जब आपने थोड़े से अरसे के लिए पैसे इकट्ठे करने हो, 1 साल से कम अरसे तक के लिए। तो यूं समझ लीजिए है ये सारे ही डिबेंचर्स की बदली हुई शक्लें। अगर वही पेपर आप 1 साल से कम अरसे के लिए डेट के लिए इशू करें कमर्शियल पेपर, उसी को आप 1 साल से ज्यादा और 5 साल तक के लिए इशू करें लोन, और उसी को अगर 5 साल से ज्यादा के लिए इशू करें वो डिबेंचर या बॉन्ड कहलाएगा। 5 साल से ज्यादा कर लिए। अब अगर वो सिक्योर्ड है तो बॉन्ड कहलाएगा, अनसिक्योर्ड है तो डिबेंचर कहलाएगा। लेकिन परेशान नहीं होना, ये सिर्फ थ्योरेटिकली डिफरेंस है। जब न्यूमेरिकल साइड पे जाएंगे वो एक ही चीज आपसे पूछेगा, डिबेंचर। क्लियर?
हाँ, बॉन्ड्स के आगे कह रहा है कुछ मजीद टाइप्स हैं, ये समझ लीजिए। पहले बताइए यहां तक समझ आ गई? कमर्शियल पेपर, लोन स्टॉक, फिर डिबेंचर, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के डिफरेंट टाइप। पहली डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड। डीप का मतलब बहुत ज्यादा, डिस्काउंटेड का मतलब डिस्काउंट दिया गया हो। ऐसा बॉन्ड जिस पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया गया हो उसे कहते हैं डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड। डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड यानी 100 रुपये पार वैल्यू है तो वो हो सकता है 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये में बिक रहा हो। जैसे कुछ अर्सा पहले, 1.5 साल पहले जो पाकिस्तान के स्कूक बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में इशू करने थे तो वो तकरीबन कोई 50-60% के दरमियान में ट्रेड हो रहे थे पार वैल्यू की। डीप डिस्काउंट बहुत, इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान अगर आज 100 रुपये का बॉन्ड इशू करके कहता है जी 5 साल बाद 100 रुपये हम आपको देंगे, तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? 53 रुपीज। 53 रुपीज, क्योंकि 47 क्या हो गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट थोड़ा बहुत होना तो उसे सिंपल डिस्काउंट बोलते हैं। 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, ये सिंपल डिस्काउंट है। इशूड एट डिस्काउंट सुना होगा आपने? इशूड एट डिस्काउंट 10% होना, 10% हो तो आप कहेंगे इशूड एट डिस्काउंट, और अगर 50% हो तो आप कहेंगे इशूड एट डीप डिस्काउंट। कुछ समझ आया डीप डिस्काउंट का? डीप डिस्काउंट का इन्वेस्टर को फायदा हो जाता है। जितना ज्यादा डिस्काउंट होगा ना, कंपनी के लिए नुकसानदेह है, इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है। उतने कम पैसे देने पड़ेंगे और उतने एंड पे ज्यादा पैसे मिलेंगे। वॉरेन बफे ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में एक स्ट्रेटजी है बताइए, उसने कहा है अच्छा शेयर जब आपने खरीदना है ना मार्केट से, अच्छा शेयर पहले कैलकुलेशन करके उसके ऊपर नजर रखनी है। कहता है वैसे शिकार करना है जैसे शेर बकरी का शिकार करता है, हिरन का शिकार करता है। कैसे? पहले वो अंदाजा लगा लेता है कि मैंने इसका शिकार करना है, ताड़ लेता है, टारगेट कर लेता है। फिर उसके बाद वो बड़े चुपके से इत्मीनान से इंतजार करता रहता है कि इस वक्त उसका शिकार बेखबर हो, वीक पोजीशन में है। जब वीक पोजीशन में आएगा ना उस वक्त अटैक करना है। तो कहता है जब ने आपने जिंदगी में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी हो ना, हिसाब किताब लगाए कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा डिविडेंड वगैरह दे रहे हैं। जब आपको पता चल जाए मार्केट में ये शेयर स्ट्रांग है, इनके डिविडेंड ज्यादा होते हैं, फौरन नहीं खरीदना, फौरन नहीं खरीदना। कहता है टारगेट बना के नजर रखे, शेयर की आंख रखे उसके ऊपर, फिर सुकून से नजर रखते रहे। बैड टाइम का इंतजार करें। बैड टाइम में कोई बैड न्यूज आएगी, इन्वेस्टर जो होता है ना, इन्वेस्टर वो उसकी साइकी बताता है। कहता है 90% से ज्यादा इन्वेस्टर मार्केट में शॉर्ट टर्म होता है। तो इस इन्वेस्टर के शॉर्ट टर्म सोच से फायदा उठाया जा सकता है। ये नेगेटिव सोचता है ना तो ये हर चीज के बारे में नेगेटिव सोच रहा होता है। तो जब स्टॉक एक्सचेंज डाउन जाती है ना, अच्छा शेयर भी डाउन जाता है। हालांकि अच्छे शेयर को उसूली तौर पे डाउन जाना नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट की साइकी ऐसे कहता है वो वक्त है जब शेयर डीप डिस्काउंट जाए ना, डीप डिस्काउंट लो वैल्यू पे, उस वक्त आप खरीद लें। कहता है आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ कंपनी के डिविडेंड पे बेस नहीं करता, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे भी बेस करता है। वो कितनी है? कोशिश करनी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। तो जब डीप डिस्काउंट होता है ना, इसमें बेसिकली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है आपकी वो कम से कम हो जाती है। अब आपको कुछ भी ना मिले, इंटरेस्ट के नाम पे कुछ भी ना मिले, तो आपको 5 साल के बाद 100 रुपया मिल जाना है, उसी से बड़ी अर्निंग हो जाएगी। 53 रुपये लगा के 100 रुपया मिल जाएगा जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे, तो उनके लिए तो ठीक है। ये है डीप डिस्काउंट। डीप डिस्काउंट समझ आया? एक है जीरो कूपन बॉन्ड। कूपन किसे कहते हैं? कूपन, कूपन कहते हैं हाँ, जब आप कोई बॉन्ड खरीदे ना, बॉन्ड, तो उसके जैसे कोई टिकट कभी आपने देखी हो ना, जैसे ये बात पार्किंग में, वो एक टिकट के 2 हिस्से होते हैं, एक बड़ा हिस्सा होता है, एक छोटा हिस्सा होता है। ऐसा ही है ना, छोटा हिस्सा अपने पास ना, बड़ा हिस्सा हमें दे देता है, हम बाद में वापस करते हैं, मैच कर लेता है। इसी तरह समझ लीजिए डिबेंचर की बुक प्रिंट होती है, उसमें आप जब कंपनी को पैसे देते हैं वो आपको छोटा और बड़ा दोनों हिस्से उतार के दे देता है।
कहता है ये लो दोनों हिस्से ले जाओ। आप कहते हैं अच्छा इनका मतलब क्या है? वो कहता है ये छोटा हिस्सा है कूपन और बड़ा हिस्सा है आपका बॉन्ड। बड़ा हिस्सा 5 साल बाद आपने हमें देना है, हम आपको बॉन्ड के पैसे दे देंगे। छोटा हिस्सा जो है ना ये कूपन रेट है। ये इसके ऊपर रेट देखिए क्या लिखा, हमने कहा 6%। उसने कहा आपको हर साल 6% इंटरेस्ट भी मिलेगा। छोटा हिस्सा कूपन वाला आपका राइट ऑफ इंटरेस्ट स्टैब्लिश करेगा, बड़ा हिस्सा बॉन्ड वाला आपका राइट टू रिटर्न मनी स्टैब्लिश करेगा। तो दोनों हिस्से दे दिए। तो हमने कहा दो बनाने की क्या जरूरत थी पागल, तो मैं एक ही बना देते, उसी के ऊपर लिख देते कि हर साल, अक्सर ऐसे भी होता है बॉन्ड में, ऐसे भी होता है कि हर साल 6% पे इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल बाद पूरी अमाउंट रीपे हो जाएगी। तो कंपनी ने कहा ये तुम्हारे ही फायदे के लिए है। बताइए इसमें क्या फायदा है, इन्वेस्टर का क्या फायदा है? अगर राइट टू रिटर्न कूपन रेट इंटरेस्ट अलहदा हो, वो अलहदा हिस्सा बन जाए, और जो बड़ा प्रिंसिपल रीपे करने वाला है उसको अलहदा कर दिया जाए। ये ज्यादा इन्वेस्टर के लिए बेहतर है कि दोनों एक हिस्से में ही लिख दी जाए दोनों चीजें। अलहदा कैसे बेहतर है? इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्रीज भी वो 6% ही मिलेगा, उसे अलहदा से बेच सकता है। शाबाश। वो जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन होता है ना, वो अलहदा से भी जरूरत के वक्त बेचा जा सकता। ये आगे चल के एक जगह में कंसेप्ट समझाएगा आपको। वो यहाँ पे आया, मैंने कहा चले जीरो कूपन है, फौरन ही बता दें। अच्छा अगर तो कूपन साथ है ना तो फिर तो ये कंसेप्ट है, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है वाला? कूपन का मतलब होता है कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट। लिख ले, कूपन रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। जहां कहीं कूपन रेट आ जाए इसका मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आएगा बार बार। कूपन रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ये सारी चीजें साथ साथ लिख रहे हैं ना, कहीं पे इकट्ठे करते जाएं। कूपन, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। तो मुझे बताइए कोई पागल है कि बॉन्ड खरीदेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा? हाँ, या तो उसको मिलेगा डिस्काउंट पे या रिडीम होगा प्रीमियम पे। तो बेसिकली वो एनुअल रिटर्न नहीं ले रहा होगा, लेकिन वो चेंज इन शेयर प्राइस से फायदा उठा रहा होगा। बॉन्ड ऑफर्ड एट जीरो इंटरेस्ट रेट, इट इज ऑफर्ड एट डिस्काउंटेड रेट एंड इन्वेस्टर अर्न थ्रू हायर रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू भी समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ। ये रिडेम्पशन वैल्यू क्या होता है? इतना मुश्किल लफ्ज आ गया है। जब रिडीम होगा उस वक्त की जो वैल्यू होती है उसे रिडेम्पशन वैल्यू कहते हैं। अच्छा कैलकुलेट कीजिए रिडेम्पशन वैल्यू। एक बॉन्ड फेस वैल्यू 100 रुपीज है, रिडीमेबल है एट 20% प्रीमियम। हाँ, रिडेम्पशन वैल्यू क्या है? 120। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। भाई डीप डिस्काउंट बॉन्ड समझ आ गया, जीरो कूपन बॉन्ड भी समझ आ गया। आगे यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड से आपको लग रहा होगा कि ये कोई यूरोपियन बॉन्ड है, नहीं ऐसा नहीं है। यूरो मतलब फॉरेन, यूरो का यहाँ पे आपने मतलब लेना है जैसे फॉरेन बॉन्ड। पाकिस्तान में अब बैंक अकाउंट पाक रुपीज में खुलता है ना, डॉलर में तो नहीं खुल सकता? खुल सकता है, फॉरेन अकाउंट होता है। शाबाश। फॉरेन अकाउंट, फॉरेन करेंसी में भी अकाउंट खुल सकता है, उसमें रिक्वायरमेंट थोड़ी कुछ ज्यादा होती है बैंक की, लेकिन खुल सकता है। उसी तरह पाकिस्तान में जो बॉन्ड इशू किए जाएंगे या किसी कंट्री में बॉन्ड इशू किए जाए, क्या वो सिर्फ लोकल करेंसी में इशू किए जाते हैं क्या फॉरेन करेंसी में भी होता है? अगर पाकिस्तान में कोई बॉन्ड इशू किया जाए ना पाक करेंसी में, वो भी पाक करेंसी में यूज किए जाते हैं रुपीज में, तो वो नॉर्मल बॉन्ड है। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई बॉन्ड इशू किया जाए डॉलर में कि हम आपको $1,00,000 5 साल बाद वापस करेंगे, वो होगा यूरो बॉन्ड। और जिस करेंसी में होगा ना उसको भी दरमियान में फिट करना है, ये होगा यूरो डॉलर बॉन्ड। यूरो से समझ आया फॉरेन करेंसी है, डॉलर से समझ आया कौन सी फॉरेन करेंसी है। हाँ इन्वेस्टमेंट कुवैती दिनार में भी हो सकता है, उसे कहेंगे यूरो कुवैती दिनार बॉन्ड। ठीक है भाई, यूरो डॉलर का कंसेप्ट समझ आ गया आपको? चलिए ठीक है। If a bond is issued in dollar in Pakistan, it will be called euro dollar bond. अच्छा अब एडवांटेजेस ऑफ कह रहे हैं आखिरी बात, इसके बाद क्लास खत्म।
इसके बाद छुट्टी। आखिरी बात, जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्टर को कूपन तो मिलेगा, रेट तो मिलेगा ही नहीं, इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही नहीं, ऐसे ही ना, जीरो कूपन जीरो इंटरेस्ट रेट। तो उसके फायदे और नुकसान क्या हैं? क्या इसका कोई फायदा है? अच्छा अब देखते हैं एग्री कर। नो नीड टू, अच्छा एक मिनट, इसने कंपनी और इन्वेस्टर की क्लासिफिकेशन तो की ही नहीं। इसका मतलब है हो ना हो ये मिक्सचर लगाएगा कहीं ना कहीं, मिक्स करके दे देगा। तो हमने थोड़ा सा अलर्ट होना है, हमने ये भी देखना है एडवांटेज है कि नहीं, ये भी देखना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। नो नीड टू रीपे कैश टिल मैच्योरिटी डेट, क्योंकि कंपनी को हर साल इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंड में पे करना है। एडवांटेज हो गया कंपनी के लिए। उसने बताया नहीं, उसको चाहिए था ये, जैसे ऊपर उसने स्टार्ट अच्छा लिया था इन्वेस्टर का और कंपनी का अलग करके, लेकिन यहाँ पे आके वो मिक्स कर गया। कोई बात नहीं, जल्दी में होगा। रिडेम्पशन प्राइस इज नोन, रिडेम्पशन प्राइस इज नोन। प्रोजेक्टर को क्या हो गया? बटन तो बंद है, हाँ ऑन कर दे, हो गया ऑन। ये लेक्चर थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे जी। तो नेक्स्ट, रिडेम्पशन प्राइस इज नोन, रिडेम्पशन प्राइस पता है कितनी होगी, पता है ना। सो बेटर प्लानिंग टू रीपे बॉन्ड एट मैच्योरिटी, सो प्लानिंग की जा सकती है कि मैच्योरिटी डेट पे कितने पैसे अरेंज करने हैं और कैसे करने हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ ठीक है। अच्छा डिसएडवांटेजेस पे आ जाए। नॉट अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स अनलेस रेट ऑफ डिस्काउंट इज हाई, क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा, तो जो कमाना है उन्होंने डिस्काउंटिंग से ही कमाना है। तो इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव नहीं है जब तक के रेट हाई ना हो। फिर कह रहा है ये पेंशनर के लिए सूटेबल नहीं है। पेंशनर हजरात ने इन्वेस्टमेंट करनी है अगर, वो ये जीरो कूपन बॉन्ड बाय ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि सूटेबल ओनली फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू सैक्रिफाइस पीरियोडिक रिटर्न। हाँ, क्योंकि उनको हर मंथ नहीं मिलेगा। जीरो कूपन बॉन्ड खरीदेंगे अगर आप, हर महीने इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनके पास अपने खर्चा पानी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसे हैं और वो मंथली रिटर्न को सैक्रिफाइस या पीरियोडिक रिटर्न को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। If investor needs money back before maturity, he will have to sell. तो देखा उसने, ये कंपनी के लिए बता दिया एडवांटेजेस और ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब है जीरो कूपन बॉन्ड पहले सेल भी हो सकता है, लेकिन ये कंपनी को नहीं होता, ये आगे किसी दूसरे इन्वेस्टर को होता है। कंपनी ने तो जब उसकी रिडेम्पशन पीरियड आएगा, टाइम आएगा, तभी इसको रिडीम करना है। ये आज के लिए इतना ही प्लान था। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।